गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको एक मुद्दा देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में आप ना थोड़े इस मुद्दे की पहले हम बैकग्राउंड में चलते हैं। कई बार ना क्या हुआ पिछले कुछ सालों के अंदर, कुछ भारतीयों को ना कुछ एजेंट्स के द्वारा लालच दिया गया। अब आप पूछेंगे सर कैसा लालच। देखो, लालच ये था कि यार आप लोग ना यहाँ पे आइए, आप लोगों को बहुत बढ़िया सैलरी दी जाएगी, आपको रशिया के रेजिडेंसी पेपर्स भी दिए जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम आपको ना हम यूरोप भी पहुँचा देंगे, सारा कुछ पेपर वगैरह करा के सारा कुछ आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, कई लोग इस झांसे में आ गए कि बहुत खूब पैसे कमाएंगे, खूब अच्छी सैलरी होगी, ऑल दोज थिंग्स। फिर बाद में पता क्या हुआ, उन लोगों को भेज दिया गया जो रशिया यूक्रेन की वॉर है ना उसके अंदर, कि रशिया की तरफ से जाके आप लड़िए। अब देखो, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हैदराबाद से सादुद्दीन अवैसी जी। इन्होंने ना यहाँ पर इस मुद्दे को रेज़ किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ। फिर एट द सेम टाइम पिछले हफ्ते जो पार्लियामेंट के अंदर सेशन था, वहाँ पर भी इन्होंने इस मुद्दे को रेज़ किया। अब यहाँ पर आप जानते हो हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया के विजिट पे गए हुए हैं, तो डेफिनेटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर ये मुद्दा पुतिन के सामने रेज़ किया। एंड यहाँ पर पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री जी की रिक्वेस्ट मान ली है। तो जो भी रिक्रूट्स थे उनको यहाँ पे अब रिलीज़ किया जाएगा, एंड सारे लोग अब जो भी मतलब इस तरह से वहाँ पे सर्व कर रहे थे वो वापस अपने देश आकर अपनी फैमिली से जुड़ पाएंगे। देखो, दरअसल में दिक्कत पता क्या आ रही थी, लोगों को लग रहा था हम जा रहे हैं रशिया, पर बाद में जाके पता लगता था कि यार ये तो इन्होंने हमें यहाँ पे लड़ाई के अंदर झोंक दिया है। एंड अगर हम बात करें ना, तो टोटल 4 भारतीयों की इस चीज़ की डेथ भी हो गई थी, मतलब इस जंग के अंदर। और जबकि उनको पता ही नहीं था कि भाई हम जंग पे जा रहे हैं। आप नोटिस करो ना, उन पर्सन्स की फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी। उनको लगा होगा कि भाई बेटा रशिया जा रहा है, थोड़ा पैसे कमाएगा, घर भेजेगा, और वहाँ पे जंग पे भेज दिया गया उसको, है ना। ये चीज़ काफ़ी अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग थी। बट हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे और साथ ही साथ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड इनकी डायरेक्ट इंटरवेंशन के माध्यम से अब यहाँ पर हमारे जो भी रिक्रूट्स थे उनको अब वापस बुला लिया जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम इंडिया और रशिया के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है, उसके लिए टारगेट रखा गया है कि 2030 तक $100 बिलियन का हम ट्रेड अचीव करेंगे, राइट। एंड इसके अंदर हम कोशिश ये भी करेंगे कि नेशनल करेंसीज़ के अंदर हम यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड किया जाए, ताकि जो भी वेस्ट के द्वारा जो भी अलग अलग तरह के सेंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, उनको भी हम सरकमवेंट कर पाएँ। तो अपने आप में काफ़ी एक अच्छा विजिट रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का टू रशिया। दोस्तों, डेट है आज की 10 जुलाई 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्ट परी के बारे में। जब मैं बात करता हूँ ना प्रोजेक्ट परी की फुल फॉर्म है यहाँ पे पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। क्या अर्थ है सर इस चीज़ का। देखो, एक्चुअल में मैंने आप लोगों के साथ ना वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में चर्चा करी थी पिछले दिनों के अंदर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मैंने आपको साथ में डिस्कशन किया था कि जो 46 सेशन होने जा रहा है ये इंडिया के अंदर होगा। बिल्कुल, दिल्ली का जो भारत मंडपम है वहाँ पे 46 सेशन होगा। अब इंडिया में ना आज तक कभी भी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग या सेशन आज तक कभी नहीं हुआ, तो ये पहली बार हो रहा है। अच्छी बात है सर। अब देखो यार, इंडिया में तो बहुत सारा हेरिटेज है, इंडिया में तो बहुत बड़ा कल्चर है, राइट। और भारत में अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की जो अलग अलग सड़कें हैं, अलग अलग जगहें हैं, वहाँ पर हम चाहते हैं ना कि हम अपने कल्चर को और भी अच्छी तरह से डिस्प्ले कर पाएँ। सर डिस्प्ले कर पाएँ, कैसे डिस्प्ले करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग ना आज अभी जाना रेलवे अंडरपास ITO, जो दिल्ली वाले लोग हैं, तो ITO में आप जाके देखोगे तो आपको आज के समय ना इस तरह से आर्टिस्ट काम करते हुए मिलेंगे जो भारत के म्यूरल आर्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से आपके कुछ एक दिल्ली के एरियाज़ के अंदर आप यहाँ पे देख पाओगे कि जैसे आपका थांका पेंटिंग यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है, सौरा पेंटिंग यहाँ पे करी जा रही है, फाट पेंटिंग है राजस्थान की, कांगड़ा पेंटिंग है यहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश की, मिनिएचर पेंटिंग, गौंड आर्ट आपको देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर ना अलग अलग आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाया जा रहा है अंडर द प्रोजेक्ट परी। देश भर से इस तरह से 150 विजुअल आर्टिस्ट को बुलाया गया है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जो कि फाड आर्ट राजस्थान का, थांका सिक्किम लद्दाख का, मिनिएचर आपका हिमाचल प्रदेश का, गौंड मध्य प्रदेश, तंजौर तमिलनाडु, कलमकारी आपका आंध्र प्रदेश। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट और भी आपके आर्ट स्टाइल को यहाँ पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे पेंट किया जा रहा है।
तो ये जो प्रोजेक्ट है दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि देश भर में कल्चर को दिखाना है, स्पेशली दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये मीटिंग हो रही है। तो कोशिश यही है कि अलग अलग आपके जो विजुअल आर्टिस्ट हैं उनको देश भर से यहाँ पे दिल्ली बुलाया जाए एंड उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि दिल्ली का जो आउटलुक है, कल्चरल आउटलुक, उसको हम और भी अच्छे से इंक्रीज़ कर पाएँ, हमारी जो हिस्टोरिकल लेगेसी है उसको दुनिया के सामने यहाँ पे शोकेस कर पाएँ। क्योंकि जब 46 सेशन होगा, अलग अलग लोग आएंगे, तो डेफिनेटली हमारे हेरिटेज को देखेंगे, तो काफ़ी एक अच्छा मैसेज यहाँ पे जाता है। तो पब्लिक आर्ट इसमें अंदर डिस्प्ले होगा। ये इसको मैनेज किया जा रहा है बाय ललित कला अकेडमी एंड साथ ही साथ आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राइट। कुछ और पॉइंटर्स की अगर मैं बात करूं, देखो इसमें महिला आर्टिस्ट का भी काफ़ी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो इस बार हमारा फोकस ही क्या रहा है, नारी शक्ति के ऊपर ही। जैसे अगर हम बात करें रिपब्लिक डे का थीम क्या था, वो नारी शक्ति ही था, वुमेन पावर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर भी वुमेन आर्टिस्ट का पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी आप नोटिस करोगे जैसे काफ़ी सारी इंस्पिरेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी ली जा रही है, जैसे भीमबेटका हो गया, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो 7 हैं इंडिया के अंदर, तो वो भी वहाँ से भी मतलब उनके आर्ट वर्क्स भी यहाँ पे ड्रॉ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो नाट्य शास्त्र है, गांधी जी हैं, इंडियन टॉयज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी, एंशियंट नॉलेज हो गया, साथ ही साथ आपके जो नाट होता है, प्रिमल साउंड होता है, हार्मनी ऑफ लाइफ हो गया, डिवाइन ट्री हो गया, कल्पतरू, इन सबको यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है, ताकि इनको मतलब उन्हीं थीम्स के बेसिस के ऊपर जब लोग आएंगे इन पर्टिकुलर कल्चर को देखेंगे तो बहुत यहाँ पे इंप्रेसिव चीज़ वो लगेगी। आप लोग वैसे भी कई बार देखते हो ना यार, अलग अलग सड़कों के ऊपर कुछ वॉल आर्ट किया होता है, बिल्कुल उसी को यहाँ पे इन्हेंस करने की यहाँ पे कोशिश है। तो इंडिया में तो डेफिनेटली बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ चली आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एंशियंट रॉक कट टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्ट्रीट आर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रेस्कोज आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो इनको कैसे आपका आर्ट को डेली लाइफ के साथ लिंक किया जाता है, सोशल कस्टम्स, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, ये सारे प्रोजेक्ट परी के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग एरियाज़ में आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे, जो कि एक कल्चर का रिफ्लेक्शन होंगे, आपके आपस में भाईचारे का, सोशल कोहेशन का, एंड साथ ही साथ एक जो शेयर आइडेंटिटी होती है भारत देश की, उसको यहाँ पे पूरे यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में यहाँ पे दिखाने की बात करी जा रही है अंडर द प्रोजेक्ट परी। अब देखो प्रोजेक्ट परी तो सर हमें समझ आ गया, पर देखो यार यूपीएससी ना क्वेश्चन प्रोजेक्ट परी के ऊपर भी पूछ सकती है, प्लस एट द सेम टाइम जो मैंने यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग्स की बात करी, चाहे आपका फाड़ पेंटिंग्स की बात करी, कांगड़ा की आपके मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करी, आपके साथ गॉन्ड पेंटिंग्स की बात करी, कलमकारी पेंटिंग्स की बात करी, इनके बारे में डिटेल्स भी आपसे पूछ सकती हैं। तो मैं पता एक काम पता क्या करूँगा, इन सब का जो स्टैटिक वाला हिस्सा होगा ना, वो आपको या तो खुद पढ़ लो, ठीक है ना, या तो खुद पढ़ लो, या फिर मैं आपको ना अपने टेलीग्राम के ऊपर एक लिंक शेयर कर दूंगा, जिसके माध्यम से आपकी ना ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। क्योंकि देखो यार, अगर मैं हर एक पेंटिंग को आपको डिटेल में पढ़ाने लग जाऊंगा तो बहुत वो तो स्टैटिक का ही चैप्टर बन जाएगा ना, कि हम स्टैटिक डिस्कशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है स्टैटिक डिस्कशन, पर बहुत लंबी डिस्कशन भी आधे आधे घंटे, एक घंटे की स्टैटिक डिस्कशन तो पॉसिबल नहीं ना हो पाएगी प्रीलिम बूस्टर के अंदर। तो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आपके जाके आप डेफिनेटली इसको पढ़ लेना, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एक छोटी सी चीज़ और है, काफ़ी सारे लोग ना कह रहे हैं कि सर पिछले 2-3 दिनों से PDF नहीं मिल रही। देखो एक्चुअल में ना मैं आपको समझाता हूँ, PDF के लिए ना थोड़ा सा टीम ना इसको प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है कि आपका ना एक अलग से आपको एक लिंक मिल जाए, डेली बेसिस पे आपका रेगुलरली उसी के ऊपर आपको प्रीलिम बूस्टर की PDF मिलती रहे, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है, मैं आपके साथ कल में भी शेयर कर दूंगा जो भी प्रोसेस होगा, कि कैसे आप वहाँ पे अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तब तक अगर आपको नहीं मिल रही, आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ना, ऋषभ शर्मा सर PW, यहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा, आज की भी डाली हुई है, डाल दूंगा, पिछले वाली भी डली हुई है, तो वो जाके आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखना कि दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। चलो ठीक है सर, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द ग्लोबल लिस्ट। क्या अर्थ है इस चीज़ का? देखो एक्चुअल में ना आप लोग यूनेस्को के बारे में अच्छे से जानते होंगे। यूनेस्को की जब मैं बात करता हूँ, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब 1945 के अंदर बनी ये UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, जो कि काम क्या करती है, जो कि काम यही है इसका, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल सेक्टर के अंदर यहाँ पे ये काम करती है। फॉर एग्जांपल ये चाहती है कि दुनिया भर में इन चीज़ों के रिगार्डिंग कॉपरेशन बढ़े, ताकि उसके माध्यम से पीस एंड सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो। अब डेफिनेटली इसमें 194 मेंबर स्टेट्स हैं एंड इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स। ध्यान ये रखना है कि इसराइल हो गया, लाइकनस्टाइन हो गया, ये मेंबर्स आपको नहीं देखने को मिलते यूनेस्को के। इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में देखने को मिल जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी ये रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, राइट। अब भारत में भी आप जानते होंगे टोटल 42 आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिल जाती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इसके रिगार्डिंग।
उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना, इनके बायोस्फीयर रिजर्व्स भी ये यूनेस्को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाता है। एक्चुअली में होता पता क्या है, यहाँ पर ना यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं मैप, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब इसके माध्यम से जैसा बात भी हो रही है, ह्यूमन और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को यहाँ पे कनेक्ट करने की बात है। यानी कि ना आपके नेचर और सोशल साइंस को यहाँ पे कंबाइन कर दिया, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन को कंबाइन कर दिया, ताकि ह्यूमन का लाइवलीहुड भी इम्प्रूव हो एंड प्लस एट द सेम टाइम जो नेचर के बेनिफिट्स हैं वो ह्यूमन को भी मिले, प्लस एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि भाई नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा हो। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए कि सबको साथ में मिलकर लेके चलें, इसके लिए यहाँ पे यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। 1971 के अंदर यूनेस्को के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब होता पता क्या है, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक आपका ना बायोस्फीयर रिजर्व का एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर जोन, एक होता है आपका ट्रांजिशन जोन। कोर जोन के अंदर तो देखो सारी चीज़ें बहुत ही प्रोटेक्टेड रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेजर फोकस इसका क्या रहता है, आपके जो फ्लोरा एंड फौना है हम उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएँ, उसके लिए यहाँ पे कोर जोन बनाया जाता है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ जैसे मॉनिटरिंग जैसी चीज़ें अलाउड होती हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। उसके बाद जो बफर जोन वाला होता है, बफर जोन कोर जोन के बाहर वाला एरिया होता है, यहाँ पर लोग रहते हैं, पर इंश्योर ये किया जाता है कि नेचर के साथ बहुत ही हार्मनी के साथ रहें। यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह हो सकती है, आपके जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, वो एक तरह से अपना कुछ उनको स्टडी करना होता है, वो हो सकता है। एजुकेशन पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है बफर जोन को। पर ध्यान ये रखना है कि ह्यूमंस होंगे यहाँ पे, सेटलमेंट्स भी छोटी मोटी हो सकती हैं, पर उनको यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्टेड ही रहना पड़ेगा। एंड फिर आखिरी में जो आपका ट्रांजिशन जोन आ गया, यहाँ पर अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं वो सारी अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो ये आउटर मोस्ट जोन हो जाता है आपके इस तरह से आपके बायोस्फीयर रिजर्व का। इंडिया में अगर हम बात करते हैं ना, तो देखो वैसे तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएंगे, पर जो यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं वो आपको टोटल इस तरह के 11 आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो अभी पता क्या हुआ है, अभी दरअसल में हुआ ये है कि यूनेस्को ने ना 11 ने बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेजिग्नेट किया है। अच्छी बात ये है कि देखो इंडिया में कोई नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये नई जो कंट्रीज़ हैं, ये कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, गाम्बिया, इटली, मंगोलिया, फिलीपींस, कोरिया, स्पेन, इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो 11 मैं बात कर रहा था ना, 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को ऐड किया गया है। आप नोटिस करोगे अब 11 ने ऐड होने की वजह से, जो पहले 748 साइट्स होती थी, अब उसमें 11 ऐड होने से दुनिया भर में 759 आपको इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया भर में देखने को मिल जाते हैं। ये टोटल इनका एरिया लगभग आपका ना 74,42,000 के स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो जाता है, जो कि लगभग ऑस्ट्रेलिया के साइज़ का ही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि लिस्ट में ना 2 आपको ट्रांस बाउंड्री रिजर्व्स भी देखने को मिल जाते हैं। एक है आपका बेल्जियम और नीदरलैंड्स के अंदर, एक है आपका इटली एंड स्लोवेनिया के अंदर। राइट, तो ये चीज़ें चलो हमें पता थी। ठीक है ना, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी आप जानते होंगे किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह से बायो रिजर्व्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बता दी। बफर जोन हो गया, ट्रांजिशन जोन हो गया, इंपॉर्टेंस आप समझ गए। साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिसर्च एंड मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, प्लस डेवलपमेंट भी होता है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो हमारे ग्लोबल डेवलपमेंट टारगेट्स हैं, जैसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है, उनको अचीव करने के अंदर भी हेल्प करता है। प्लस एट द सेम टाइम बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पे ये सेफ गार्ड करता है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। देखो एक्चुअल में ना कई बार पता क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हम पढ़ते रहते हैं, भूल जाते हैं कि कौन सी बीमारी जूनोटिक है एंड कौन सी जूनोटिक नहीं है। दरअसल में जूनोटिक का अर्थ क्या होता है, वो बीमारियां जो कहीं ना कहीं एनिमल से ह्यूमन के अंदर पास ऑन होती हैं। आप ना इनके एग्जाम्पल याद कर लो, इसीलिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे रेबीज, एंथ्रैक्स, इन्फ्लुएंजा, H1N1, H5N1, बेसिकली स्वाइन फ्लू, आपके बर्ड फ्लू की बात करी हुई है। एंड साथ साथ आपके नीपा वायरस, आपका कोविड-19 पेंडेमिक, ब्रुसेलोसिस एंड आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल दीज आर जूनोटिक डिजीजेज, यानी कि ये एनिमल से ह्यूमन में पास होते हैं। सर नॉन जूनोटिक का भी कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जो बेसिकली एनिमल से ह्यूमन में पास भी नहीं होते। बिल्कुल, जैसे आपका फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गया, आपका पेस्टिडेपेटिस रूमिनेंट्स हो गया, लंपी स्किन डिजीज़, आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर बहुत सारे कैटल की डेथ हुई थी लंपी स्किन वायरस की वजह से। उसी तरह से क्लासिकल स्वाइन फीवर, लास्ट वीक ही हमने अफ्रीकन स्वाइन फीवर पढ़ा था ना, उसी की तरह यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। एंड आपका रानीखेत डिजीज़, ये सारे क्या है, ऑल ऑफ दीज आर नॉन जूनोटिक डिजीज़, ये एनिमल से ह्यूमन में नहीं फैलते। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। जो जूनोटिक डिजीज़ होते हैं बेसिकली आपका बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं ह्यूमंस तक पहुंचती है, राइट। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। अब इनको देखो रोकने के लिए, इस तरह की जूनोटिक डिजीज़ के लिए अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन आती हैं। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप एक अच्छा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इससे बच सकते हो। हमारे पास ना यहाँ पर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है ना, उसने भी अलग अलग कैंपेन स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेबीज़ के लिए रेबीज़ वैक्सीनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, उसी तरह से ब्रुसेला के लिए आपको उसका वैक्सीनेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो चलो पॉइंट हुए, पर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना जुलाई महीने के अंदर ना जो आपका लुइस पैस्टर है उनका जन्मदिन होता है। उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर हम यहाँ पे वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा, लुइस पैस्टर जी के द्वारा ही फर्स्ट सक्सेसफुल रेबीज़ वैक्सीन बनाई गई थी। एंड मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया जो रेबीज़ वैक्सीन है वो क्या है, आपकी जूनोटिक डिजीज़ है, एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। तो जब इन्होंने पहली बार वैक्सीन बनाई उसके लिए, तो उन्हीं की याद में कॉमेमोरेट करने के लिए हमने उन्हीं के बर्थडे को यहाँ पे वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे के रूप में हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने लग गए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल्स, कौन सी डिजीजेज जूनोटिक हैं एंड कौन सी जूनोटिक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं लाइंस पे आपसे पूछा जाएगा। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है वाइट गुड्स के बारे में। अब सर ये वाइट गुड्स क्या होती है? देखो आजकल तो आपका जैसे वॉशिंग मशीन, एसी, स्टोव, रेफ्रिजरेटर, आजकल तो देखो हर कलर में आ गए हैं, पिंक, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो आपको चाहिए आजकल तो मार्केट में वो मिल जाएगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होता था। पहले पता क्या होता था, पहले ये सारी चीज़ें ना आपकी लगभग वाइट कलर में ही आती थी। अब तो किसी भी कलर में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पहले ये जो चीज़ें होती थी ना, तो ये वाइट गुड्स में ही आती थी। तो इसी वजह से ना इनको वाइट गुड्स का ही नाम देने लग गए। जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब जब मैं बात करता हूँ ना ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब जो लंबा टाइम चलने वाले, जैसे एसी है। अब एसी आपका 3, 4, 5 या उससे ज़्यादा साल चलता है। फ्रिज तो देखो मेरे घर में पड़ा हुआ है, वो तो मेरी मम्मी के शादी के टाइम का भी कई लोगों के घर में होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के मतलब ये लंबे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं को हम यहाँ पे वाइट गुड्स के नाम से बोलते हैं। ये जो होते हैं ये आपके एनेमल कोटेड शीट स्टील के आपको यहाँ पे बने हुए देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो ये इंडस्ट्री जो है ना वाइट गुड्स की, आप नोटिस कर ही रहे हो कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 2019 में लगभग ये 76,000 करोड़ की मार्केट थी, और ये डबल हो जाएगी, लगभग 1.5 लाख करोड़ की हो जाएगी बाय 2025, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब एक्चुअल में ना गवर्नमेंट ने ना PLI स्कीम को रीओपन किया है फॉर वाइट गुड्स। अब एक्चुअल में नोटिस करना, हमारी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, वो यहाँ पर PLI स्कीम को ओवरसी कर रही है फॉर वाइट गुड्स के लिए। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता ये है कि देखो जैसे जैसे ना आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करोगे, बेसिकली आपका इंक्रीमेंटल टर्नओवर बढ़ेगा ओवर द बेस ईयर 2019-20, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। क्या मतलब इस चीज़ का, देखो मान लो आप 2019-20 में आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे, एक्स प्रोडक्शन कर रहे थे, अब इसमें जो भी इंक्रीज़ हुआ, मान लो आपने अपना टर्नओवर 40% इंक्रीज़ कर दिया, तो ये जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ हुआ है, इस इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ के लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा 4 से 6% का। सर फ़ायदा क्यों? अरे क्योंकि ये जो कंपनी है अगर ये अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रही है, व्हाट डज दिस शो, दिस इज़ शोइंग कि यार इस कंपनी ने अच्छा काम किया है। यहाँ पर ये अच्छा काम करेगी तो वहाँ पे जो लोगों को भी तो रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो भाई देश में बेरोज़गारी कम होगी। प्लस एट द सेम टाइम ये जब इतना ज़्यादा पैसा कमाएगी, टर्नओवर इनका बढ़ेगा, तो सरकार को टैक्सेस के माध्यम से फ़ायदा अपने आप हो जाएगा। प्लस ये लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, तो ये भी लोग GST वगैरह पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार को पैसा खूब मिल जाएगा। तो सरकार अगर फ़ायदा दे रही है ना, तो उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं कि बेरोज़गारी भी कम हो रही है, साथ ही साथ और भी बेनिफिट्स हो रहे हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हो रहा है। समझ गए इस बात को? तो यही है आपकी PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स। ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्वॉल्व हमें देखने को मिल जाती है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है लियांग कराम्पुआंग केव के बारे में। अब ये देखो जो केव है ना, ये आपको इंडोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। क्या नाम है इस केव का? इस केव का नाम है लियांग कराम्पुआंग केव। अब ये से इतना फेमस क्यों है, इतना हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केव के बारे में? देखो एक्चुअल में ना रिसर्चर्स ने ये बात नोटिस करी है कि दुनिया की सबसे पुरानी, अगर हम फिगरेटिव केव पेंटिंग की बात करें, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद यही पेंटिंग होगी, केव पेंटिंग, जिसकी उम्र आज से, मतलब आज से इसको 51,200 साल पहले इसको यहाँ पे केव पेंटिंग को बनाया गया होगा। समझ पा रहे हो? 50,000 साल से भी पुरानी केव पेंटिंग हमारे पास सामने देखने को मिल जाएगी। पहले देखो एक और भी इंडोनेशिया में एक और जगह है आपका लियांग तेडोंग
एक वो वहाँ पे भी पेंटिंग थी, वो भी लगभग 45,000 साल पुरानी बताई जा रही थी। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, एक आपको स्पेन के अंदर भी ना एल कैस्टिलो करके जगह है, यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये लगभग 40,000 साल पुराना है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें थी, पर अभी जब मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंडोनेशिया के अंदर जो लियांग कुराम्पांग केव है ना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 50,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हमें देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, साउथ सुलावेसी जो है ना जगह इंडोनेशिया के अंदर, वहाँ पर आपको एक केव देखने को मिलती है। अब सर इस केव में ऐसी क्या पेंटिंग थी, ठीक है, चलो मान लिया सबसे पुरानी थी, पर कुछ खास भी था या इस पेंटिंग के अंदर या नहीं। देखो इस पेंटिंग के अंदर ना पिग्स के बारे में कहानी बताई गई है, समझ रहे हो, जो आपके पिग होते हैं ना, सुअर की बात कर रहा हूँ, तो पिग के ऊपर यहाँ पे उनकी पेंटिंग करी गई है। एक फ़ोटो में, एक फिगर में बेसिकली दिखाया गया है कि पिग का जो गला होता है उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दूसरा जो पेंटिंग है वहाँ पर एक दिखाया गया है कि पिग का हेड जो है वो अपसाइड डाउन पोजीशन के अंदर है। एक तीसरा एक और फिगर है जहाँ पर हमें ना बाकियों से थोड़ी बड़ी पिग की हमें इमेज एक देखने को मिल जाएगी। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। तो कई लोगों का ऐसा मानना है, रिसर्चर्स का, कि शायद ना ये जो मल्टीपल फिगर्स हमें देखने को मिलती हैं, शायद फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 ये कहानी दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जैसे वीडियो में नहीं होता, एक फिगर के बाद दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, ऐसा ही कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश की होगी। अब एग्जैक्टली देखो क्या है वो तो पता नहीं है, क्योंकि 50,000 साल पुरानी है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है, पर अपने आप में बहुत ही ये इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, राइट। तो आपको ना देखो इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर दुनिया की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग इसको बोला जा रहा है तो डेफिनेटली यूपीएससी इसके ऊपर से सवाल भी पूछ सकता है। एंड ये क्या है, एक लाइमस्टोन केव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर इसकी इतना हमने डेट कैसे निकाल दी कि 50,000 साल पहले या 51,000 साल पहले इसको बनाया गया। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये कार्बन डेटिंग तरीका नहीं यहाँ पे यूज़ किया गया। थोड़ा सा ना जो डेटिंग तो थी, पर डेटिंग कैसे करी गई, यूरेनियम सीरीज़ के माध्यम से। कैसे, यहाँ पर जो कैल्साइट डिपॉजिट्स थे ना उनका एनालिसिस किया गया। देखा गया कि जो आपकी लाइमस्टोन केव्स के अंदर रॉक आर्ट है उनके ऊपर कैल्साइट डिपॉजिट का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद, उनका लेज़र बीम्स यूज़ करने के बाद कंपेयर किया गया जो भी यूरेनियम का पेरेंट आइसोटोप है वो, एंड आपका जो डॉटर आइसोटोप है थोरियम, इनके बीच में इनकी रेशो को कंपेयर किया गया। एंड उसके हिसाब से फिर रिसर्चर्स ने यहाँ पे इसकी डेट निकालने की कोशिश करी है। तो ऐसा पाया गया है कि 50,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज हमने बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस करे, तो एक क्वेश्चन आपको उसी से मैं पूछ रहा हूँ कि यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पूछे हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, 2024 के अंदर ही यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा एंड मुझे आंसर बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक था गौतम बुद्ध जी के बारे में। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी आसान है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना शाक्य मुनि की, तो शाक्य क्लैन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो शाक्य क्लैन के ही आपके बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध जी, तो इस वजह से उनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। एंड इवन आपका जो तथागत है ये भी गौतम बुद्ध का ही दूसरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा। पर अगर मैं बात करता हूँ ना न्यायपुत्र की, दरअसल में ये जो शब्द है ये महावीर जी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यानी कि पहला गलत था यहाँ पे, दूसरा तीसरा यहाँ पे बिल्कुल सही थे, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से पहले कौन थे प्रोविजनल प्रेसिडेंट। देखो दरअसल में ना 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, ठीक है। उस मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग तो आती नहीं है, तो उस वजह से बहुत कम लोग आते हैं उस मीटिंग के अंदर, लगभग 211 मेंबर्स होते हैं। तो उस समय ना 211 मेंबर्स के अंदर सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कौन होता है, वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। दरअसल में ना फ्रेंच के अंदर ना एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करी जाती है फ्रांस के अंदर। द प्रैक्टिस इज़ कि जो भी आपके टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे, वो आपके जो ओल्डेस्ट मेंबर होंगे। तो ओल्डेस्ट मेंबर उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो इस वजह से उनको यहाँ पे प्रोविजनल प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब बात करें देखो ट्रू एंड फॉल्स की, तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल मैंने जो होमवर्क दिया था, तो बात करें क्रिस्पर की। देखो क्रिस्पर का इन सब चीज़ों के साथ कोई लिंक नहीं है। क्रिस्पर क्या था, बेसिकली हमने नए जीन एडिटिंग टूल की बात करी थी, तो जीन एडिटिंग के साथ इसका लिंक है। ये रैमजेड स्क्रैमजेड इन सब चीज़ों के साथ लिंक कुछ नहीं है। होम किंगडम के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट था वो अपने आप में बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यूएसओएफ की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा एक ओवरसी किया जाता है, ठीक है यहाँ तक।
पर ये जो आपका डिपार्टमेंट है ये गलत बताया गया है। ये दरअसल में आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंतर्गत है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। शहर प्रोग्राम के रिगार्डिंग चीज़ें बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।